हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 साइंस NCERT से, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ई मैटर अराउंड अस प्योर। चलिए शुरू करते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल, जल या जूस शुद्ध है। रसोई में उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुएं, नमक, घी, दूध। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं हैं। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ रहता है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण है। मिश्रण क्या है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड का वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकते हैं। प्राप्त हो इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण के प्रकार अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों को प्रकार निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। कक्षा को अ, व, स और द समूह में बांटें। एक बीकर जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, समूह अ को दें। समूह ब को एक बीकर 50 ml जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण दें। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक समूह स और द को दें। दोनों के अवयवों को पृथक पृथक मात्रा दें। अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह अ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों को कुछ अन्य उदाहरण हैं। जल में नमक और जल में चीनी दोनों समूह से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हैं। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषमांगी मिश्रण का अन्य उदाहरण है। आइए पुनः कक्षा को 4 समूह अ, ब, स और द में बांटें। प्रत्येक समूह को नीचे दिए गए नमूने में से एक दें। समूह अ को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दें। ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दें। समूह स को चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा दें। द को दूध या स्याही के कुछ बूंद दें। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और इसको सामने से देखें। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है? अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। क्या मिश्रण स्थिर है या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं? मिश्रण को छान लें। क्या छानक पथ पर कुछ शेष बचा है?
कक्षा के परिणामों पर चर्चा करें। इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह आ और बा को एक विलयन पाते हैं, समूह स एक निलंबन पाते हैं, समूह द एक कोलॉइड विलयन है। निस्यंदन, छानने की प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। अब हम विलयनों, निलंबनों और कोलॉइड विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन, मिश्र धातु और गैसीय विलयन भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। मिश्र धातुएं, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने संघटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल में जिंक 30% और कॉपर 70% का मिश्रण है। किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलयन बराबर होता है विलायक प्लस विलय, जिसका मात्रा ज्यादा होगा विलायक, जिसका मात्रा कम होगा विलय। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा एक दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है, जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलय कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलय है और जल का मात्रा अधिक होता है शरबत बनाने में, तो जल विलायक है। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे टिंक्चर आयोडीन और अल्कोहल के विलयन को टिंक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसमें आयोडीन विलय है और अल्कोहल विलायक। वात युक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय और जल विलायक है। वायु गैस में गैस का विलयन है। वायु गैस में गैस का विलयन, यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं। विलयन के गुण, विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंख से नहीं देखे जा सकते। अपने छोटे छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश को किरण को फैलाती नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। किंडल प्रभाव विलयन में नहीं होता है। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय का नीचे नहीं बैठता, अर्थात विलयन अस्थायी है। विलयन अस्थायी है। विलयन की सांद्रता, हमने देखा कि समूह अ और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न अभावों के रंगों के विलयन है। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जाता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप में समूह अ द्वारा प्राप्त विलयन समूह ब की तुलना में तनु। दो पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल लें। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। जब विलय पदार्थ और अधिक न घुले तब 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। विलय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड के जल में घोली गई मात्रा में बराबर है? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होगी। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन, अगर नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलय पदार्थों का वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है।
यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों का विलयन क्षमता भिन्न होगी। विलायक की मात्रा, द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुने 100। द्रव्यमान या विलयन के आयतन प्रतिशत, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन गुने 100। विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत, विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुने 100। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता निकालना है तो 40 ग्राम में विलेय 320 विलायक अब प्लस 40 ग्राम, 40 बटा 360, 40 नमक 11.1%। निलंबन क्या है? समूह साग के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। जो घुल नहीं पाता उसको निलंबन कहते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम के समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के गुणधर्म, यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देता है जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरणें का परिकिरण रुक जाता है। जब दृष्टिगोचर होगा तो वो टिंडल इफेक्ट को दिखाएगा। जब बैठ जाएगा तब टिंडल प्रभाव रुक जाएगा। कोलाइडल विलयन क्या है? क्रियाकलाप 2.2 में द के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। द को क्या मिला था? दूध का कुछ बूंद मिला था पानी में मिलाने के लिए। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन भी समांगी मिश्रण है, जैसे दूध। सारणी कोलाइड्स के सामान्य मिश्रण, कोलाइडल कणों के छोटे छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है, प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर हम टिंडल इफेक्ट को देख सकते हैं। ये विलयन है, इसमें नहीं दिख रहा है। ये निलंबन होगा या कोलाइड विलयन होगा, इसमें प्रकाश का दिख रहा है। कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं। कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4 विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता। दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दिखाता है। हाँ, यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश को फैलाने के कारण होता है। जब एक घने जंगल को आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के सामने समान व्यवहार करते हैं। कोलाइड के सामान्य उदाहरण: परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण में जिसमें हम लोग मिला रहे हैं, द्रव को गैस में मिलाएंगे तो एरोसॉल बनेगा। द्रव को गैस में मिलाएंगे तो एरोसॉल, और ठोस को भी अगर गैस में मिलाएंगे तो भी एरोसॉल। द्रव को जो गैस मिला उसका उदाहरण कोहरा, बादल, कुहासा। कोहरा द्रव, गैस में द्रव मिला हुआ है, और बादल, कुहासा।
ठोस गैस में धुआं, स्वचालित वाहन का निथार। गैस द्रव फोम, शेविंग क्रीम। गैस द्रव में जब गैस को मिलाएंगे तो फोम बनेगा, शेविंग क्रीम। द्रव में जब द्रव को मिलाएंगे तो इमल्सन, दूध, फेस क्रीम। ठोस द्रव में जब ठोस को मिलाएंगे तो सोल बनेगा, मैग्नीशिया, मिल्क और कीचड़। द्रव में जब ठोस को मिलाएंगे तो वो कीचड़ सोल बनेगा। और गैस को जब ठोस में मिलाएंगे तो फोम बनेगा, फोम, रबड़, स्पंज, फ्यूमियस। द्रव को जब ठोस में मिलाएंगे तो जेल बनेगा, जेली, पनीर, मक्खन। ठोस का जब ठोस में मिलाएंगे तो ठोस और रंगीन रत्न पत्थर, दुधिया, कांच इत्यादि। जंगल में टिंडल प्रभाव। कोलाइड का गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश के किरण को फैलाते हैं तथा इसका मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाए तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण, कोलाइड विलयन को अपकेंद्रीकरण तकनीक के द्वारा पृथक किया जा सकता है। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम से बना है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या प्रक्षेपित कण, विलेय पदार्थ की तरह का घटक या प्रक्षेपित कण जो कि कोलाइडल रूप में होता है, प्रक्षेपित प्रवस्था कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें प्रक्षेपित प्रवस्था निलंबित रहता है उसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइडल को प्रक्षेपण माध्यम ठोस द्रव गैस, कोलाइडल का प्रक्षेपण माध्यम ठोस द्रव गैस की अवस्था और प्रक्षेपित प्रवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी में कुछ उदाहरण दिए गए जो हम लोग पढ़ेंगे। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। हम पढ़ चुके हैं कि प्रायः प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। मिश्रण से घटकों का पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती है। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया जाता है। रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। आधा बीकर जल लें, बीकर के मुख पर वाच गिलास रखें, कुछ बूंद स्याही वाच गिलास पर डालें। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि वाच गिलास से बाष्पीकरण हो रहा है। बाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखें। वाच गिलास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता, तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। इस ध्यान से देखा प्रेक्षित करें। वाष्प, स्याही, वाच गिलास, बीकर जल, बाष्पीकरण द्वारा। आपके विचार में वाच गिलास पर से किसका बाष्पीकरण हुआ है? जल का। क्या वाच गिलास पर कोई अवशेष बचा है? आप क्या प्रतिपादित करेंगे? क्या स्याही शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण? हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का मिश्रण है। स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ का बाष्पीकरण विलेय पदार्थ का बाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। विलेय पदार्थ जल था, विलायक था स्याही। इसका बाष्पीकरण किए तो जल उड़ गया। ये विलेय पदार्थ है क्योंकि इसकी मात्रा, जल की मात्रा कम होती है। दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं? आजकल हम बाजार में संपूर्ण क्रीम, फुल क्रीम, टोन्ड, डबल टोन्ड प्रकार के दूध पोली पैक अथवा टेट्रा पैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होती है। एक परख नली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लें। अब केंद्रीय यंत्र से इसे 2 मिनट तक आप केंद्रित करें। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो यह प्रयोग आप घर में रसोई में प्रयोग होने वाले मथनी या मिक्सी से भी कर सकते हैं। यदि नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी है तो वहां जाएं और पूछें वे क्रीम को दूध से कैसे पृथक करते हैं, वे दूध से पनीर कैसे बनाते हैं। अब उत्तर दें। दूध को मथने पर आपने क्या देखा? दूध में से क्रीम के पृथक्करण कैसे करते हैं? कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर निकल आते हैं।
इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रन के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाता है और हल्के कण ऊपर हो जाते हैं। अनुप्रयोग: जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में अपकेंद्रन विधि का अनुप्रयोग। डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में कपड़ा धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में, यानी वॉशिंग मशीन में। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को आइए कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल को जल से पृथक करने का प्रयास करें। मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालें। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल तथा तेल का पृथक परत तैयार हो जाए। पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉर्क को खोलें और सावधानी पूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लें। जैसे ही तेल नीचे पहुंचे स्टॉप कॉर्क को बंद कर दें। यहाँ नीचे जल है, ऊपर केरोसिन तेल, नीचे कॉर्क लगा दिए। धीरे धीरे इसको खोलेंगे, जल गिर जाएगा तो अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण हो जाएगा। अनुप्रयोग: तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में। इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्टी के निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाली द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परावर्तित हो जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें उदरपातित हो सकने वाली अवयव हो, उदरपातित न होने योग्य अशुद्धियों से पृथक करने के लिए उदरपातन सब्लिमेशन का प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थालीन और एंथ्रासीन। अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थालीन और एंथ्रासीन इत्यादि उदरपातित होने योग्य ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। उदरपातन की प्रक्रिया द्वारा कपूर तथा नमक का पृथक्करण। क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? छानक पत्र का एक पतली परत लें। इसके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच लें। उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखें। इससे सूखने दें। जार, बीकर या परखनली में जल लें। उसमें इस छानक कागज को इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर है, जैसा कि चित्र 2.8 में दर्शाया गया। अब इसे शांत छोड़ दें। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठे सावधानी पूर्वक देखें। अवलोकन को लिखें। क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों को पृथक करें। क्रोमेटोग्राफी द्वारा। अब उत्तर दें। जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है, अपने छानक पत्र पर क्या देखा? क्या आपने छानक पत्र के टुकड़े पर विभिन्न रंगों का अवलोकन किया? आपके मतानुसार रंग के स्थान को छानक पत्र के ऊपर उठने का क्या कारण है? जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है तथा डाई विलेय के रूप में। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले जाता है। प्रायः डाई 2 या 2 से अधिक रंगों के मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ है रंग। इस विधि का सबसे पहले रंगों का पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलेयक में घुले होते हैं। तकनीक में विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीकों का विकास हुआ, जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। अनुप्रयोग: डाई में रंगों का पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी का ही प्रयोग होता है। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं?
आइए हम एसीटोन और जल के उनके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करें। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लें, इसका एक थर्मामीटर लगा। उपकरण को दिए गए चित्र 2.9 के अनुसार व्यवस्थित करें। दो घुलनशील द्रवों को आसवन विधि से पृथक करें। दो घुलनशील द्रवों को मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानी पूर्वक थर्मामीटर से अवलोकन करें। एसीटोन वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर निकलने पर इस बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है। जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। अब उत्तर दें। जब आप मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं तब आप क्या अवलोकित करते हैं? कुछ समय के लिए किस तापमान पर थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर हो जाता है? एसीटोन का क्वथनांक क्या है? दोनों घटकों को हम पृथक कर पाते हैं, क्यों? इस विधि का आसवन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है कि मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभावजी आसवन। 25 केल्विन से कम होगा तो प्रभावजी आसवन, 25 केल्विन से ज्यादा होगा तो आसवन विधि। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करने तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों को पृथक करना। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है। केवल आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्र 2.10 में दिखाया गया है। प्रभाजी आसवन, यहाँ पर शीशा का छोटा छोटा टुकड़ा रखा हुआ है। वायु से गैस कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वायु एक समांगी मिश्रण तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्रवाह चित्र 2.1 इस विधि को दर्शाता है। वायु दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके वायु को संपीड़न तथा ठंडा करना। फिर द्रवीय वायु हो गया तो प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना। विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण। क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में ऑक्सीजन का -183, ऑर्गन का -186, नाइट्रोजन का -196। वायु प्रतिशत आयतन में ऑक्सीजन 20.9%, ऑर्गन 0.9% और नाइट्रोजन 78.1। वायु से गैसों को प्राप्त करने के लिए प्रवाह चित्र। वायु के घटकों का पृथक्करण। यहाँ से वायु निवेश किया, यहाँ कंप्रेस करके गर्म वायु को यहाँ भेज दिए, फिर जल निर्गत कर दिया गया, ठंडा जल भेजेंगे, फिर यहाँ से ठंडा वायु इधर निकलेगा, पृथक करने वाला कीप में आएगा, शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत इधर निकल जाएगा, फिर द्रवीय वायु इधर जाएगा विस्तारक जेट के द्वारा प्रभाजी आसवन कॉलम में, फिर नाइट्रोजन निर्गत, आर्गन निर्गत, हाइट के अनुसार सब बदल जाएगा। ऑक्सीजन, द्रवीय ऑक्सीजन नीचे जाएगा, नाइट्रोजन थोड़ा सा ऊंचाई से, ऑर्गन उससे कम ऊंचाई से निकल जाएगा। यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहां सभी गैस विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती है, जैसा कि चित्र 2.12 में दिखाया गया। वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करें। जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव में परिवर्तित होता है? किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट। एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लें। जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल दें, अशुद्धियों को छान लें। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत करें। जल घर में जल शुद्धि निकाय।
जल भंडार, तलहट टैंक ठोस पदार्थों को नीचे बैठाने के लिए, निलंबित अशुद्धियों को तलहट के लिए भार लोडिंग टैंक, फिर यहाँ से छानक टैंक में जाएगा, जल बारीक बालू कंकड़ मोटे कंकड़ सब नीचे बैठ जाएगा, फिर यहाँ से बैक्टीरिया मारने के लिए क्लोरीनीकरण किया जाएगा, फिर यहाँ से घरों में भेजा जाएगा। विलयन को छानक पत्र से ढक दें तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ दें। आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली में प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। अब उत्तर दें। चीनी मिट्टी की प्याली में आप क्या अवलोकन करते हैं? क्या क्रिस्टल एक समान दिखाई देते हैं? चीनी मिट्टी के प्याली में रखे द्रव को क्रिस्टल को कैसे पृथक करेंगे? क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियां हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण बाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलय पदार्थ के विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह सकती है। बाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती है। अनुप्रयोग: समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में क्रिस्टलीकरण। अशुद्ध नमूने से फिटकिरी को पृथक करने में। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकियों में विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हो चुका है। शहरों में जलघर से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जलघर एक रेखा में दर्शाया गया। जलघर से अपने घर में प्राप्त होने वाले पेयजल के विभिन्न चरणों पर अपनी कक्षा में चर्चा करें। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवनांक, क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं को अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थ के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों के दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का वह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? शुद्ध पदार्थ के क्या प्रकार हैं? पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व: रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने किया था। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेट लेवाइजिए ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग किया। इनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है। ये चमकीली होती है, ये चांदी जैसी सफेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है, ये ताप तथा विद्युत का सुचालक होती है, ये तन्य होती है और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है, ये आघात बर्द होती है, इनको पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है, ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण है। पारा धातु होते हुए कमरे के तापमान पर द्रव है। अधातुएं दिए गए निम्न गुणों में से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती है। ये विभिन्न रंगों की होती है, ताप और विद्युत का कुचालक होती है, चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघात बर्द नहीं होती है।
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण है। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों का होते हैं जिन्हें उपधातु मेटेलॉइड कहा जाता है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 में से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं जबकि शेष मानव निर्मित। अधिकतर तत्व ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस है। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस है। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव है। गैलियन तथा सीजन तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। यौगिक। एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? यौगिक। कक्षा को 2 समूहों में विभाजित करें। दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी के प्याली में दें। लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। लोहे का चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा होने दें। प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक लाएं। जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं। मिश्रण में अच्छी तरह मिलाएं तथा छान लें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएं। अवलोकनों को नोट करें। क्या दोनों समूह द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने में समान है? किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है? क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम हैं? क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूहों को गैस प्राप्त होती है? क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैस की गंध समान है या अलग अलग? समूह 1 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। समूह 1 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता को जांच कक्षा में न करें। समूह 2 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी रंगहीन गैस है। इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है। आपने पाया कि दोनों समूह द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे। समूह 1 की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ जबकि समूह 2 की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ। समूह 1 द्वारा प्राप्त सामग्री 2 पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ को लोहा तथा सल्फर है। मिश्रण तथा यौगिक। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। यौगिक नए पदार्थों के गुणधर्म को पूरी तरह से भिन्न होते हैं। घटकों की भौतिक विधायी द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। समूह 2 द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। दोनों तत्वों की तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया जिसके गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ को 2 में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक। तत्व सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। तत्व को और विभाजित नहीं किया जा सकता। कौन कौन है? कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन और पारा। यौगिक नियत संगठन रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। जल H2O, मीथेन CH4, चीनी C12H12SO11, नमक NaCl। अब मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी समान एक ही घटक का मिश्रण है। समांगी अलग अलग संघटक का मिश्रण असमांगी। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल तथा अल्कोहल आदि। विषमांगी बालू तथा नमक का विषमांगी, चीनी तथा नमक विषमांगी, लकड़ी, रक्त,
तेल में जल आदि सब विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या सीखे। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों का पृथक्करण किया जा सकता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं तथा छोटे अवयव को विलय। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान अथवा आयतन है। वह पदार्थ जो विलायक में घुलनशीलता तथा आंखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण जिसके कण का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता, किंतु इतना बड़ा होता है कि प्रकाश को फैलाव कर सकने में सक्षम है। कोलाइड उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलयन कणों को प्रक्षेपित अवस्था कहते हैं और विलायक जिसे पूरी तरह से वितरित रहता है उसे प्रक्षेपण माध्यम। शुद्ध पदार्थ तत्व यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजन से निर्मित होता है। यौगिकों के गुण उसमें निहित तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने गुणों को प्रदर्शित करते हैं। चैप्टर 2 समाप्त हो गया। धन्यवाद। पहले चैप्टर वाइज समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद एक बार वन लाइनर भी कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।